नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे अगले 1 घंटे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों में, जिसमें खबरें होंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका की 6 दिवसीय यात्रा पर हो रहे हैं रवाना। द्विपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग पर होने वाली है चर्चा। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने कैसे लगा दिए ब्रेक। ऐसे में मैदानी इलाकों में भी हो रही है बारिश और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। बताएंगे आपको देश भर में मौसम का हाल। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत किस रुख के साथ आगे बढ़ रहा है, ये आपको बताएंगे। बात होगी अखबारों की सुर्खियों की भी, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, कारोबार जगत की खबरों पर भी नजर डालने वाले। तो पूरा 1 घंटा पावर पैक शो रहने वाला है। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर होंगे रवाना। अपने समकक्षों से द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मशती के अवसर पर लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आज केंद्र सरकार 3 नए ऐप का करेगी शुभारंभ। उपभोक्ताओं को डाक पैटर्न से बचना है मकसद। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ी। श्रीनगर में पारा -8.6 डिग्री तक गिरा। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे का अलर्ट। खेल की खबरों में महिला क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे आज। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा से जुड़ी खबरों की। जी हां, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज अपने 6 दिवसीय दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री आज से 29 दिसंबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 6 दिवसीय इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री प्रमुख द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने समकक्ष एंटनी ब्लिंकन और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने, वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और कई क्षेत्रों में सहयोग के रास्ते तलाशने पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री अमेरिका में भारत के महावाणिज्य दूतों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद ये पहला मौका है जब भारत की ओर से अमेरिका के लिए कोई उच्च स्तरीय यात्रा होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मात दी है। वहीं आगामी 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, और इस बात की जानकारी नहीं है कि विदेश मंत्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम के किसी सदस्य से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत से देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन भारत उन देशों में शामिल नहीं है। डॉक्टर जयशंकर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप को की गई पहली 3 फोन कॉल में प्रधानमंत्री भी शामिल थे। डॉक्टर जयशंकर उस समय दौरा कर रहे हैं जब कई बड़े मुद्दे सामने हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहां की सरकार लगातार भारत विरोधी फैसले ले रही है। ट्रंप भी साफ कह चुके हैं कि बांग्लादेश को हिंदुओं की सुरक्षा करनी ही होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा टैरिफ को लेकर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते टैरिफ को लेकर भारत के प्रति अधिक रुख अपनाते हुए संकेत दिए थे। ट्रंप ने कहा था कि अगर वे हम पर कर लगाते हैं तो हम भी उन पर उतना ही कर लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब समाज में हिंसा फैलाने की कोशिश की जाती है तो उन्हें पीड़ा होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन में क्रिसमस समारोह में यीशु मसीह के प्रेम करुणा के भाव को अपनाने का आह्वान किया। इस समारोह में मैंकार्डिनल, बिशप और चर्च के प्रमुख नेता शामिल हुए। The teachings of Lord Christ celebrate love, harmony and brotherhood. It is important that we all work to make this spirit
stronger. But it pains my heart when there are attempts to spread violence and cause disruption in society. Just a few days ago, we saw what happened at a Christmas market in Germany. During Easter in 2019, churches in Sri Lanka were attacked. I went to Colombo to pay homage to those who lost in the bombings. It is important to come together and fight such challenges. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विदेश नीति में राष्ट्रीय हित और मानव हित दोनों को प्राथमिकता देता है। उन्होंने साथ ही कहा कि आज का भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा अपना कर्तव्य मानता है, चाहे वो कहीं भी हो या किसी भी संकट का सामना कर रहे हों। हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी, तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति में मानवीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि कोरोना के समय भारत की इस भावना को पूरी दुनिया ने देखा और महसूस भी किया। भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। कोरोना जैसी इतनी बड़ी पैंडेमिक आई, दुनिया के कई देश जो ह्यूमन राइट्स और मानवता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो इन बातों को डिप्लोमेटिक वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पर वो गरीब और छोटे देशों की मदद से पीछे हट गए। उस समय उन्होंने केवल अपने हितों की चिंता की, लेकिन भारत ने परमार्थ भाव से अपने सामर्थ्य से भी आगे जाकर कितने ही देशों की मदद की। हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में दवाइयां पहुंचाई, कई देशों को वैक्सीन भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित CBCI सेंटर परिसर में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI द्वारा आयोजित क्रिसमस समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति पर खुशी व्यक्त की। I'm very happy that the Prime Minister is coming to the CBCI Centre, joining us for this Christmas meeting. It's the first time a Prime Minister has come. Christmas is a time of togetherness, of love, of affection, and I'm happy that together we are celebrating it, celebrating the birth of Jesus. For me, it's happy. I've met the Prime Minister several times. Happy that this time again meeting him, and looking forward to meeting him and seeing what he says. This is for the first time that the Prime Minister of India comes to the CBCI Centre, and this is the centre of the Catholic Church, and we are happy, we are honoured, and therefore during this time we say we all praise the Lord, we praise God because the Prime Minister has come. So
On behalf of the Catholics, on behalf of Christians, we wish all the Indians Merry Christmas and Happy New Year. And together with the Prime Minister, we say Merry Christmas. This is a beautiful event organized by the CBCI. The presence of Prime Minister Narendra Modi ji shows his concern towards the minority communities, especially in this event to the Christians in India. So really happy about that gesture from the part of the Prime Minister. That will be encouraging for all the Christians and the whole nation. So that is the way I see it. नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर लखनऊ में आज भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की थीम कदम मिलाकर चलना रखी गई है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म शताब्दी वर्ष पर प्रदेश के सभी जिलों से करीब 25,000 बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। शहर के स्कूल बैंड प्रदर्शन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। अटल केंद्रित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार और साथ ही अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित वृत्त चित्र का भी प्रसारण होगा। कार्यक्रम में लगभग 25,000 लोगों की उपस्थिति रहेगी। इस आयोजन में उस आयु वर्ग को लक्षित किया गया है जो अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के सपनों को साकार करने, उसे विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के मुताबिक अटल जी लखनऊ के थे और पूरे विश्व में उनकी व्यापक प्रतिष्ठा थी। यह आयोजन सबसे महत्वपूर्ण होगा जिसकी थीम उनकी प्रसिद्ध कविता कदम मिलाकर चलना होगा पर केंद्रित की गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, सुधांशु त्रिवेदी, संजय सेठ, भाजपा महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल, संजय राय, उपाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी, ब्रज बहादुर, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र के साथ ही लखनऊ के समस्त जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रहेगी। महान कवि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज गुजरात के वडनगर में सुशासन दिवस पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया गुड गवर्नेंस पदयात्रा को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री रक्षा गडसे भी उपस्थित रहेंगे। इस पदयात्रा में 15,000 छात्रों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। यह 8 किलोमीटर लंबी यात्रा तनरीरी मंदिर से शुरू होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थानों से होते हुए वहीं समाप्त होगी। पदयात्रा के दौरान मार्ग में निर्धारित स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों में अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विरासत का जश्न मनाया जाएगा। पदयात्रा में विकसित भारत 2047 के निर्माण में संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत विरोधी संगठनों और नेटवर्कों का पता लगाने के लिए मित्र देशों के साथ खुफिया समन्वय रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नई दिल्ली में 37वें इंटेलिजेंस ब्यूरो शताब्दी समारोह में एक व्याख्यान में शामिल होते हुए अमित शाह ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले, साइबर हमले, सूचना युद्ध और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने जैसी चुनौतियों का समाधान ढूंढने की जरूरत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रशंसा करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इसकी कार्य पद्धति सतर्कता, सजगता और त्याग और समर्पण की परंपरा के कारण ही आज देश सुरक्षित है। अमित शाह ने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 5 वर्षों में निर्णायक लड़ाई लड़कर देश के लिए विभिन्न खतरों से निपटने में सफल रही है। उन्होंने साथ ही बताया कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी की सफलता उसके कार्यबल और अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अमित शाह ने गलत सूचनाओं से निपटने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI और मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ाना होगा।
गृह मंत्री ने कहा कि 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को सभी संभावित खतरों की कल्पना करनी चाहिए और देश की सुरक्षा के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करने का समय अब आ गया है। गृह मंत्री ने फर्जी कॉल और फर्जी ईमेल के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर भी उल्लेख किया और कहा कि देश के दुश्मन इन तरीकों से जनता के बीच भय और आतंक का माहौल बनाने में सफल हो रहे हैं। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। इस मौके पर जागो ग्राहक जागो जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का शुभारंभ होगा। इससे उपभोक्ताओं को बाजार में होने वाली धोखाधड़ी से बचाया जा सकेगा। उपभोक्ता मामले का विभाग अब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न्स की पहचान करने के लिए साधनों और संसाधनों से लैस है और जल्द ही इन टूल्स के साथ उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने जा रहा है। डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने और ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं में अनुचित प्रथाओं पर अंकुश लगाना सरकार की व्यापक रणनीति में शामिल है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार 24 दिसंबर 1986 को मनाया गया था, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को संसद द्वारा स्वीकृति दी गई। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकार प्रदान करना, व्यापारिक अनियमितताओं को रोकना और विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। आज के समय में जब बाजार और व्यापार का दायरा वैश्विक हो गया है, उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके संरक्षण की जरूरत पहले से कहीं अधिक है। डिजिटल लेन देन, ई कॉमर्स जैसी नई प्रणालियों के उभरने के साथ उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का पालन अत्यंत आवश्यक है। इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने, चूँकि पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, तो किस प्रकार से वर्चुअल हियरिंग्स और डिजिटल माध्यम से किस प्रकार से शिकायतों का निवारण, इस पर हमने बेस किया है। और इस वर्ष जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, इसमें हम कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं जिससे कि उपभोक्ता सतर्क भी रहें और अगर जागरूक हैं तो वो अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। देश में प्रत्येक उपभोक्ता को खरीदारी करते समय कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं, जिसकी जानकारी होना सभी को जरूरी है। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को खतरनाक और हानिकारक उत्पादों से सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरा, सूचना का अधिकार उपभोक्ताओं को उत्पादों और सेवाओं के बारे में पूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें और सुझाव देने का भी अधिकार है। निवारण का अधिकार उपभोक्ताओं को उनके नुकसान की भरपाई और न्याय पाने का भी अधिकार है। डिजिटल युग में उपभोक्ताओं के सामने कई नई चुनौतियां उभर रही हैं। ऑनलाइन लेन देन के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। उपभोक्ताओं को फर्जी वेबसाइट, फिशिंग ईमेल्स, डेटा चोरी से बचाने की आवश्यकता है। ई कॉमर्स में अनियमितताएं के मामले भी बढ़े हैं, जिसमें फर्जी उत्पादों की बिक्री, विलंबित डिलीवरी और रिटर्न्स पॉलिसी का उल्लंघन उपभोक्ताओं के लिए बड़ी समस्याएं बन गए हैं। जहां उपभोक्ताओं को उनके अधिकार प्राप्त हैं, वहीं उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी पालन करना चाहिए। उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच करें। खरीदारी के बाद बिल या रसीद अवश्य लें। अपने अधिकारों और कानूनों के बारे में जानकारी रखें। उपभोक्ता अपनी शिकायतों को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 और व्हाट्सएप नंबर 8800001915 पर दर्ज करा सकते हैं। इन पहलों के माध्यम से एक सुरक्षित, पारदर्शी और कंज्यूमर सेंट्रिक बाजार बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी जाएंगे और इस दौरान वे जिले को लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 110 योजनाओं की सौगात देंगे। कल नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के पहले चरण में बेतिया का दौरा किया था। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। बिहार प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार। पश्चिमी चंपारण से प्रगति यात्रा की शुरुआत। करोड़ों की योजनाओं का सीएम ने किया शिलान्यास।
139 करोड़ रुपए की विद्युत ग्रिड योजना का शिलान्यास। तराई क्षेत्र में बिजली आपूर्ति के हालात बेहतर होने की उम्मीद। आंगनवाड़ी केंद्र, वेलनेस सेंटर और अन्य परियोजनाओं का लिया जायजा। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू हुई उनकी प्रगति यात्रा 28 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री अपनी यात्रा के दौरान योजनाओं के कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रगति यात्रा का तो प्रगति ही न होगा, प्रगति यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है, तो प्रगति तो होना ही ना होना है। पश्चिमी चंपारण पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा विभाग की योजनाएं हैं। आजादी से लेकर आज तक बिजली से वंचित लोगों के लिए 139.4 करोड़ रुपए की राशि से ऑन ग्रिड बिजली मुहैया कराई जाएगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल के बीच में बसे झंडू टोला चकदहवा गांव से लगभग 70,000 लोगों को 18 महीने में बिजली सुचारू रूप से मिलने लगेगी। साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगल के अंदर ग्राउंड लेवल के माध्यम से 22 गाँव को बिजली मिलेगी। राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, जरूरत है, उन चीजों की समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे। बेतिया में यात्रा करने के बाद मुख्यमंत्री वाल्मीकि नगर में रहेंगे। 24 दिसंबर को यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचेंगे। शाम को वे पटना लौट आएंगे। भरोसा का नाम ही है नीतीश कुमार, इसीलिए तो जनता कहती है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। आत्मविश्वास से लबरेज नीतीश कुमार पर बिहार वासियों का पूरा विश्वास है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार के सर्वश्रेष्ठ चालक है, राज्य में चारों ओर हो रहे विकास के वाहक है। प्रगति यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही इंतजाम में जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता भी जुटे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जदयू के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भी काफी उत्साहित हैं। हालांकि विपक्ष सीएम की यात्रा पर लगातार सवाल उठा रहा है। नीतीश कुमार 2005 से अभी तक 15 बार यात्राएं कर चुके हैं। इस बार उन्होंने यात्रा के लिए जिस स्थान का चयन किया है वो आदिवासी बहुल है। इसके साथ ही एनडीए का गढ़ भी माना जाता है। डीडी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आशीष कुमार के साथ मधुरेश नारायण। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि यमुना इस साल अपने सबसे ज्यादा प्रदूषण स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने साथ ही लिखा कि यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मैं व्यक्तिगत रूप से इसके लिए आपको जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके यमुना में हो रहे सफाई के काम को रुकवा दिया था। मैंने आपसे बार बार अनुरोध किया है कि आप व्यक्तिगत रूप से शहर में निकलकर स्थिति का आकलन करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश के मौसम का हाल। जी हाँ, पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण बढ़ रही है ठिठुरन, साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश के कारण हाड़ कपाने वाली ठंड सामने आ रही है। बताएंगे कि किन किन राज्यों में इस समय बर्फ पड़ रही है और किन किन राज्यों में इस समय बारिश हो रही है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए नया सवेरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में
या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। श्रीनगर में पारा -8.6 डिग्री तक गिर गया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनबर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं हिमाचल की राजधानी शिमला में बर्फबारी हो रही है। शिमला में इस साल की पहली बर्फबारी को लेकर पर्यटक काफी उत्साहित हैं और बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने शिमला में 27 से 29 दिसंबर तक भारी बर्फबारी के आसार जताए हैं। राजधानी दिल्ली तो इस समय दोहरी मार झेल रही है। इस ऐसे में तापमान जहां गिर रहा है वहीं आबो हवा में कोई फर्क दिख नहीं रहा है। पिछले कुछ दिनों से फिर खराब बनी हुई है आबो हवा दिल्ली की। ग्राफ 4 के तहत जारी प्रतिबंधों के बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कई इलाकों का AQI 300 के पार दर्ज किया गया है, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की बेहद खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे अधिक AQI 463 मुंडका में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बवाना में 455 AQI, और ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं हमारा AQI मीटर, जहां दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आज सुबह 6 बजे का AQI CPCB के आंकड़ों के द्वारा ये दिया गया है, जहां रोहिणी में 451, वहीं वजीरपुर में 442 बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। ये 440 का AQI अशोक विहार में दर्ज किया गया है। तो करीब करीब ज्यादातर इलाकों में 400 से पार आज AQI दर्ज किया गया है। ऐसे में राजधानी दिल्ली का तापमान जब गिर रहा है, लेकिन AQI में कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि 0 से 50 का AQI सामान्य श्रेणी में आता है। ऐसे में पिछले कई दिनों से AQI 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। नजफगढ़ में आज AQI 426 रहा है, वहीं पड़पड़गंज में 425 AQI आज दर्ज किया गया है। आइए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कल भारी बर्फबारी के कारण कई वाहन फंस गए और पर्यटक सोलांग और अटल सुरंग रोहतांग के बीच घंटों तक अपने वाहनों में फंसे रहे। अधिकारियों के मुताबिक लगभग 1000 वाहन लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिस कारण पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया और लगभग 700 पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इलाके से मिली तस्वीरों में पुलिसकर्मी बर्फबारी जारी रहने के दौरान वाहनों को निकालने में मदद करते दिख रहे हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों में क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए भारी तादाद में पर्यटक इस समय यहां का रुख कर रहे हैं। तो देश में इस समय क्या है मौसम का हाल? पहाड़ों पे हो रही है बर्फबारी, ऐसे में मैदानों इलाकों में भी जिस तरीके से बारिश हो गई है वहां ठिठुरन भी बढ़ गई है। आइए पहाड़ों पे चलते हैं और जानते हैं शिमला का हाल। शिमला से हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्म प्रकाश इस समय जुड़ गए हैं। धर्म प्रकाश, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि वहाँ शिमला में इस समय पर्यटकों का सैलाब लगा हुआ है और शिमला की तस्वीरें हमने पिछले सालों की भी देखी थी। दिल्ली से ज़्यादा पॉपुलेशन लगता है कि वहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि क्रिसमस और नया साल आता है, सभी पर्यटक वहाँ चले जाते हैं। ऐसे में शिमला में बर्फबारी हुई है, कैसा वहाँ तापमान है और आगे IMD ने क्या अलर्ट जारी किया है? बिल्कुल भावना, शिमला में जो न्यू ईयर है, न्यू ईयर से ठीक पहले जो तादाद, जैसा कि आपने बताया, जनसंख्या पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस साल भी हाल कुछ ऐसा ही है। इसकी वजह बर्फबारी के अलावा और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के अलावा, क्रिसमस के अलावा विंटर कार्निवल भी बन गई है, क्योंकि विंटर कार्निवल का दूसरा एडिशन आज से शिमला में शुरू होने जा रहा है। और इससे ठीक पहले जिस तरह से स्नोफॉल बीती शाम कल दिन भर शिमला में हुआ है, शिमला के अलग अलग इलाकों में हुआ है, हिमाचल के अलग अलग इलाकों में हुआ है, उसकी वजह से जो टूरिस्ट है, जो इनफ्लो है टूरिस्ट का, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है स्टेट में भी और स्पेसिफिकली शिमला में भी। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि करीब एक हफ्ता पहले तक शिमला के होटल्स में जो ऑक्यूपेंसी 20 से 30% के आसपास थी, वो अचानक से 70 to 80% तक पहुंच गई है। और अगर एडवांस बुकिंग की बात करें तो करीब 100% ऑक्यूपेंसी अगले 15 दिनों के लिए हिमाचल में और शिमला में जो है वो होटलों की इस वक्त चल रही है। साथ ही साथ टेम्परेचर की आपने बात करी, 2 से 3 इंच की बर्फबारी शिमला में कल दर्ज की गई है। और इसके अलावा जो ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर भी 6 से 7 इंच के आसपास की बर्फबारी कल एक दिन के अंदर अंदर हुई है।
साथ ही साथ देर रात भी कई जगहों पर बर्फबारी हुई है और इसकी वजह से जो ट्रैफिक सिस्टम है उस पर असर पड़ा है, साथ ही साथ जो आम जनजीवन है उस पर असर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात ये टूरिस्ट के लिए और जो पर्यटन कारोबारी हैं शिमला के, उनके लिए है, क्योंकि जो ड्राई स्पेल है इस बार का वो काफी ज्यादा लंबा खिंच गया था। 2.5 से 3 महीने का ड्राई स्पेल इस बार था, जो अक्सर होता नहीं है, और इसलिए इस बर्फबारी का, इस बारिश का काफी लंबे समय से इंतजार था टूरिस्ट को भी और शिमला के आम लोगों को भी। आखिरकार अभी हालांकि पिछले 10 दिन पहले भी जो बर्फबारी हुई थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस बार जो दूसरा दौर बर्फबारी का हुआ है वो काफी ज्यादा बेहतर शिमला में रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी जो इनफ्लो है टूरिस्ट का अलग अलग स्टेट से वो काफी ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। बिल्कुल धर्मप्रकाश, तो इस समय पर्यटकों का वहां आना जाना लग गया है। क्रिसमस कल है और ऐसे में नया साल भी आने वाला है। शिमला में तो सैलाब लग रहा है पर्यटकों का। आइए जानते हैं दिल्ली और श्रीनगर में क्या हाल है। दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, दिल्ली तो इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां तापमान गिर रहा है, ठिठुरन बढ़ रही है, रैन बसेरे का लोग सहारा ले रहे हैं, ऐसे में AQI कहीं पे भी, वहां पे भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा। दिल्ली में इस समय का तापमान आप बताएं और IMD आगे वाले दिनों के लिए, आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली दोहरी मार झेल रहा है और जिस तरीके से दिल्ली के मौसम ने करवट ली है, सुबह में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में, चाहे वो शिमला हो या श्रीनगर हो या लद्दाख का इलाका हो, उत्तराखंड का इलाका हो, पर पहाड़ी इलाकों में ठंड के बढ़ने के साथ ही दिल्ली का मौसम बदल जाता है और इसका असर न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे जो मैदानी का इलाका है, उत्तर भारत का इलाका है, उत्तर भारत के इलाके में कड़ाके की ठंड होनी शुरू हो जाती है। हालांकि अगर आप दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली में 23 दिसंबर यानी कल का जो तापमान था उससे 24 दिसंबर आज का जो तापमान है वो आज का तापमान ज़्यादा है। कल लगभग 9 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में तापमान दर्ज किया गया था और आज भी जो मौसम विभाग, जो IMD ने जो अपने डेटा में जारी किया, उस डेटा के मुताबिक दिल्ली का तापमान 12 डिग्री से लेकर और 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि कल शाम को जैसे कि दिल्ली में हल्की फुहार की बारिश हुई थी, तो वैसी बारिश की संभावना आज भी जताई गई है। और जैसा कि आपने पूछा कि आगे का मौसम क्या रहेगा, तो पूरे एक सप्ताह जो दिल्ली का जो मौसम है वो इसी तरीके से बना रहेगा, हल्की बारिश, धुंध और कोहरा। और जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से दिल्ली में जो वायु सूचकांक है वो खराब है और 480, कहीं 460, कहीं 450, कहीं 455 दर्ज किया गया है, तो दोहरी मार भी है। हालांकि लोग जो कड़ाके की ठंड का मजा तो ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वायु प्रदूषण खराब स्थिति में है तो दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी चुनौती है ये। जी बिल्कुल, श्रीनगर से हमारे संवाददाता शबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनगर का रुख करेंगे। शबीर, आपसे तो हम पूछना चाहेंगे, सीधा आप नज़ारे दिखाएं, क्योंकि कल -8.6 डिग्री रहा था और कश्मीर में इस समय चिलाई कलां चल रहा है, सबसे ठंडा होता है ये 40 दिनों के दिन जो होते हैं। ऐसे में श्रीनगर में अभी न्यूनतम तापमान कितना है और कितनी बर्फ गिरी है वहां पर? देखिए, अभी श्रीनगर में जो है बर्फ, जो प्लेन एरियाज हैं, प्लेन एरियाज में भी बर्फबारी का इंतजार है, लेकिन जो ऊंचाई इलाके हैं या गुलमर्ग या पहलगाम के जो क्षेत्र हैं, जो एरियाज हैं, वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ हुई है। इस बार जो है विंटर बहुत सख्त हो रहा है, क्योंकि जो माइनस टेम्परेचर है वो बहुत नीचे जा रहा है। हमने देखा है कि 50 साल के बाद कुछ लास्ट नाइट जो है उसमें -8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जो कल की रात थी उसमें -4.5 का जो टेम्परेचर वो रिकॉर्ड किया गया है। तो यही है कि जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर बहुत नीचे जा रहा है और जो सर्दी की लहर है उसने पूरे कश्मीर को अपने लपेट में लिया है और उसके साथ साथ जो है पूरे जो वाटर सप्लाई लाइन्स हैं वो जम गई हैं और जो वाटर बॉडीज है कहीं पे छोटे झीलें हैं या डल लेक है, उनकी जो ऊपरी सतह है वो भी थोड़े जम गई हैं। तो उसकी वजह से या तो टूरिस्ट के लिए एक अच्छी अट्रैक्शन है, लेकिन लोगों के लिए कुछ मुश्किलात ये जो सर्दी है उससे इसकी वजह से हुई है, क्योंकि जो वाटर लाइनें जम गई हैं और पावर का जो सप्लाई है उसमें कुछ कमी आ गई है। तो पावर क्राइसिस भी यहाँ पे होने लगा है इस सर्दी के बीच में। तो टूरिस्ट के लिए जो गुलमर्ग, सोनमर्ग या पहलगाम का एरिया जो है वो बड़े हैं इस बार टूरिस्ट की वजह से। एक तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन की जो है और जो वहाँ पे थोड़ी सी बर्फ हुई है उसका भी मजा ले रहे हैं टूरिस्ट। लेकिन आम जनता जो है इस बार जो सर्दी की लहर है, जो इंटेंस कोल्ड वेव है, उसकी वजह से उनको कुछ दुश्वारियां हो रही है।
जी शबीर, तो कहा जहां श्रीनगर में पर्यटकों का सैलाब लगा है, वहीं स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियां सहनी पड़ रही, क्योंकि काफी बर्फबारी के कारण पाइपलाइंस में पानी जमने के कारण स्थानीय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखेंगे किस तरीके का मौसम का हाल बदलता है। हालांकि क्रिसमस और न्यू ईयर का समय है, तो बर्फबारी के कारण पर्यटकों का सैलाब एक तरफ बढ़ेगा और साथ ही साथ ठिठुरन भी बढ़ेगी। ऐसे में धीरज आपका, दिल्ली से शबीर आपका और हिमाचल से धर्म प्रकाश आपका, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। लद्दाख के द्रास कारगिल में द्रास विंटर कार्निवल 2024-25 शुरू हो गया है। ये कार्निवल भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा आयोजित किया गया है। इस दौरान शीतकालीन खेलों और सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सेना के जवान मौजूद रहे। कार्निवल के पहले दिन रोमांचक आइस हॉकी लीग मैच और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें पूरे क्षेत्र की टीमों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लद्दाख में पर्यटन और खेल को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान करना और सामुदायिक संबंधों को बढ़ावा देना है। आने वाले दिनों में इस कार्निवल में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें टेंट पेंगिंग प्रतियोगिताएं, बाल्टी, शिना और पुर्गी मंडलों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन, मार्शल आर्ट प्रदर्शन, प्रतिष्ठित खुखरी नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। और अब अभिनेता अल्लू अर्जुन से जुड़ी अपडेट भी आपको देते 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर पर फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान भगदड़ के मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस ने नया नोटिस जारी किया है। पुलिस अल्लू अर्जुन को आज 11 बजे पूछताछ के लिए उन्होंने पेश होने के लिए कहा है। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने उन्हें पेशी के लिए बुलाया है। एक्टर की कानूनी टीम को ये नोटिस भेजा गया है। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल का आज दोपहर 2 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मुंबई में उनका निधन हो गया था। उन्होंने 90 साल की उम्र में मुंबई के लीलावती अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। श्याम बेनेगल को फिल्मों में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारतीय सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्याम बेनेगल के निधन पर दुख जताया। श्याम बेनेगल अपने संवेदनशील और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। फिल्म निर्माण के लिए मिले देश विदेश के तमाम प्रतिष्ठित सम्मान। 1974 में अपनी पहली फिल्म अंकुर उन्होंने बनाई। दूरदर्शन के लिए धारावाहिक यात्रा, कथा सागर और भारत एक खोज का निर्देशन किया। तो 1974 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म अंकुर बनाई थी। श्याम बेनेगल ने कला के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया है। दूरदर्शन के लिए धारावाहिक यात्रा, कथा सागर और भारत एक खोज का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। भारत सरकार ने 1991 में कला क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी श्याम बेनेगल को सम्मानित किया गया था। सरदारी बेगम, मम्मो, अंकुर, कलयुग, सूरज का 7वां घोड़ा, जुबैदा और वेलकम टू सज्जनपुर उनकी कुछ प्रमुख फिल्में रहीं। 8 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले श्याम बेनेगल एकमात्र फिल्म निर्देशक थे और अपनी संवेदनशील और सामाजिक संदेश वाली फिल्मों के लिए तो वो पूरी दुनिया में ही जाने जाते हैं। आपको बता दें कि श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में कल निधन हो गया है। कल उन्होंने अंतिम सांस ली है और उन्हें देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी शोक जताया है। श्याम बेनेगल जी ने पैरेलल सिनेमा को सामने लाने का काम किया और पैरेलल सिनेमा क्या होता है ये हमारे देश में और विश्व में उन्होंने दुनिया को बताया। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो हमारा सर्वोच्च अवार्ड कहा जाता है, वो अवार्ड उनको मिला। कई नेशनल अवार्ड्स उनको मिले और उसके साथ साथ
उन्होंने जिस प्रकार से हमारे भारतीय सिनेमा की सेवा की, मैं ऐसा मानता हूँ वो अद्वितीय इस प्रकार की सेवा है। उनके जाने के बाद मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एक युग का अंत हमारे सिनेमा में हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। श्याम बेनेगल ने भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित बेनेगल का देहावसान कला और फिल्म जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी अखबारों की सुर्खियों की। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए नया सवेरा। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और विभिन्न अखबार लेकर हमारे सहयोगी साइमा हमारे साथ हाजिर हैं। साइमा, गुड मॉर्निंग। क्या है आज अखबारों में विभिन्न पृष्ठों पर अहम सुर्खियां? शुक्रिया भावना, आपको भी सुप्रभात, हमारे दर्शकों को भी सुप्रभात। और अखबारों की सुर्खियां लेकर मैं इस वक्त हाजिर हूं, जहां दिल्ली वालों के लिए कुछ खास खबरें हैं। जैसे कि क्रिसमस का त्यौहार आने वाला है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने क्रिसमस समारोह में जो शिरकत की है उसकी खबर सभी अखबारों ने बहुत ही अहमियत के साथ उसमें शाया की है। जहां प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के त्यौहार से पहले सोमवार को ईसा मसीह की शिक्षाओं को रेखांकित करते हुए देशवासियों से भाईचारे की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया है और कहा है कि जब हिंसा फैलने तथा समाज में व्यवधान पैदा करने के प्रयास होते हैं तो उसको देखकर दिल में पीड़ा होती है। आगे बढ़ते हैं। ये खबर है कि हिंदुस्तान में न्यू वेव सिनेमा की नींव रखने वाले लेजेंडरी फिल्म मेकर श्याम बेनेगल अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। इस खबर को भी सभी अखबारों ने बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया है और उन्होंने लिखा है कि फिल्मों में रियलिज्म पिरोकर उन्होंने न केवल हिंदुस्तानी सिनेमा की धारा को मोड़ा बल्कि अपने पारखी नज़रों की बदौलत उन्होंने नसरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी जैसे और शमा जैदी जैसे, गिरीश कर्नाड जैसे जो नगीने थे उनको तलाशा और उनको तराशा। आगे बढ़ते हैं। एक खबर है दिल्ली वासियों के लिए। यहाँ पर यमुना में इन दिनों अमोनिया का स्तर बढ़ गया है और अमोनिया जो है यहाँ पर इसका स्तर 5.0 ppm बढ़ने से कई इलाकों में जल संकट की स्थिति जो है उत्पन्न होने जा रही है। और दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि लोग पानी बचा कर रखें और अगर किसी को पानी की ज़रूरत पड़ी तो टैंकर से आपूर्ति की जाएगी और इसके लिए प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली बोर्ड का जो नंबर है 1916 पर कॉल करके पानी की मांग करनी होगी। और इसमें कई इलाकों के नाम भी दिए गए हैं कि जहां पर पानी का ये संकट होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सर्दी इस वक्त बढ़ गई है और ऐसे में आश्रय गृह जो हैं वो
बेघर जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही वरदान साबित होते हैं। लेकिन एक यहाँ पर है कि जो भी यहाँ पर जाना चाहता है, रुकना चाहता है, कि उसको अपना पहचान पत्र ज़रूर दिखाना होगा। दरअसल ये जो निर्णय लिया गया है वो यहाँ पर जो उच्च स्तरीय जो बैठक है उसके बाद आश्रय गृहों में रुकने वाले नागरिकों की पहचान पत्र को बिना उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला पाने के लिए एनुअल इनकम की सीमा को अब 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए सालाना की मंजूरी देती है। यानी कि एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि इस कदम से आरक्षित और सामान्य सभी श्रेणियों के स्टूडेंट्स का एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पाने का अहल हो जाएगा। क्रिसमस की छुट्टियां आने वाली हैं और साथ ही साथ न्यू ईयर की छुट्टियां भी हैं। ऐसे में लोग प्लान बनाते हैं कि हम कहां घूमने के लिए जाएं, और जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, सर्दी बढ़ रही है, तो दिल्ली वालों के लिए कुछ यहां पर दिए गए हैं कि जहां पर वो जा सकते हैं और अच्छी बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें शिमला, कुल्लू मनाली, मलान, चक्राता और ओली, इन सभी जगहों के जो तापमान है वो दिखाए गए हैं और बताया गया है किस तरह से वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। साइबर ठगी के हवाले से यहाँ पर एक सुर्खी है। यहाँ पर गोल्डन आवर्स किसे कहा जाता है ये बताया गया है। यानी कि अगर किसी के साथ कोई ठगी होती है तो शुरुआती जो 1 घंटे होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और उन महत्वपूर्ण जो घंटे होते हैं 1 घंटे, उसमें अगर आप तुरंत कॉल करते हैं 1930 पर तो और आप अपना मामला दर्ज कराते हैं तो जो आपकी रकम है वो शायद बच सकती है, और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये तमाम सावधानियां इसमें आपको बताई गई हैं। तो ये थी कुछ ख़ास सुर्खियां जो हमने आप दर्शकों के लिए चुनी थी। तो अखबारों के विभिन्न क्षेत्रों से आप जिस तरीके से आपने खबरें प्रस्तुत करी है, दर्शकों को बताई हैं इतने कम समय में, साइमा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों की। अंदाज रहेगा फटाफट। गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर हमास के साथ समझौता करने के काफी करीब है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई को लेकर कहा है कि हमारी बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, लेकिन इसका निष्कर्ष आने में अभी वक्त लगेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने पहली बार हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है। इजराइल ने हानिया के मारे जाने के कई दिनों बाद ये जिम्मेदारी ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने जानकारी दी है कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं और उनकी हालत स्थिर है। हवाई का ज्वालामुखी किलुआ के फटने से कल लावा निकला। हवाई ज्वालामुखी वेधशाला की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी से फिलहाल कोई खतरा नहीं है। साइक्लोन चिडो ने मोजाम्बिक में भारी तबाही मचाई है। अब तक मरने वालों की संख्या 120 तक पहुंच गई है, जबकि 868 लोग घायल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से चंद दिन पहले बड़ा फैसला लिया। जो बाइडेन ने 37 लोगों की मौत की सजा को घटाकर उम्र कैद में बदल दिया। व्हाइट हाउस ने सोमवार को इसे लेकर एक बयान जारी किया। और इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की। देश का एमएसएमई निर्यात 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि 2020-21 में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए था। इसके साथ ही देश में निर्यात करने वाली एमएसएमई की संख्या भी 2024-25 में बढ़कर 1,73,000 से ज्यादा हो गई है। ट्राई ने टैरिफ नियमों में संशोधन करते हुए मोबाइल सेवा प्रदाताओं को डेटा का उपयोग नहीं करने वाले ग्राहकों के लिए वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग से प्लान जारी करने का आदेश दिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं को उन सेवाओं के लिए ही भुगतान करना होगा जिनका वे आमतौर पर उपयोग करते हैं। सेबी ने वित्तीय गलत बयानी, भ्रामक खुलासे, मूल्यों में हेरफेर और बड़ी कीमतों पर शेयर बेचने के मामले में भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड में कारोबार को निलंबित कर दिया है। शेयरों की बिक्री से कमाए गए लगभग 272 करोड़ रुपए के अवैध मुनाफे को भी जब्त कर लिया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में नए डीमैट खातों की संख्या 39 गुना बढ़ गई है। 2014 में देश में 10 लाख डीमैट
खाते खोले गए थे, जिनकी संख्या अक्टूबर 2024 में बढ़कर रिकॉर्ड 3 करोड़ 91 लाख पहुंच गई है। चालू वित्त वर्ष में अब तक डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17 करोड़ 76 लाख के स्तर पर पहुंच गई है। ट्राई के मुताबिक इस साल अक्टूबर में करीब 1.34 करोड़ सब्सक्राइबर्स ने मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए आवेदन किया था। इस कारण अब तक दर्ज किए गए ऐसे आवेदनों का आंकड़ा अक्टूबर में बढ़कर 105 करोड़ से अधिक हो गया। अडानी डिफेंस सिस्टम देश की सबसे बड़ी एमआरओ कंपनियों में से एक एयर वर्कर्स इंडिया को खरीदेगी। 85% हिस्सेदारी के लिए ये डील 400 करोड़ रुपए की होगी। अधिग्रहण से रक्षा एमआरओ क्षेत्र में अडानी समूह की क्षमताएं बढ़ेंगी। इससे भारत के हवाई रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी स्थिति मजबूत होगी। जापानी ऑटो मैन्युफैक्चरर होंडा और निसान ने विलय करने का ऐलान किया है। इस विलय के बाद बिक्री के लिहाज से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी सामने आएगी। दोनों कंपनियों ने एमओयू पर साइन किए हैं। जापान की मित्सुबिशी मोटर्स ने भी इन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होने पर सहमति जताई है। कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर नवंबर में घट गई है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कृषि श्रमिकों के लिए खुदरा महंगाई दर 5.35% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 5.47% हो गई है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड एरेडा को 3 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एक्सीलेंस के लिए ये पुरस्कार मिले हैं। आइए फटाफट अंदाज में खबरें होंगी खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत और वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज वडोदरा में खेला जाएगा। पहला मैच जीतने के बाद भारत की टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। बीसीसीआई ने कहा है कि मोहम्मद शामी बाएं घुटने में सूजन से उबर नहीं पाए हैं, जिसके चलते वे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी 2 टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। मुंबई के ऑलराउंडर तनुष कोटियन को बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे और 5वें टेस्ट के लिए भारतीय दल में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेली महिला वनडे सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का तीसरा वनडे 75 रन से जीता। और अब खबरें होंगी फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से। अंदाज एक बार फिर रहेगा फटाफट। साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म सूर्या 44 का टाइटल टीजर 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन होगा रिलीज। पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ के मामले में मृतक महिला के पति भास्कर ने बड़ा बयान दिया है। भास्कर ने कहा कि उन्हें अल्लू अर्जुन से कोई शिकायत नहीं है। पुष्पा 2 ने रिलीज के 19वें दिन 12 करोड़ से ज्यादा की कमाई। फिल्म का कुल कलेक्शन 1074 करोड़ को पार कर चुका है और इसके साथ ही ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म मुफासा द लायन किंग ने रिलीज के चौथे दिन 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 45 करोड़ को पार किया। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी नाना पाटेकर की फिल्म वनवास ने चौथे दिन 45 लाख रुपए की कमाई की है। फिल्म का कुल कलेक्शन 3.40 करोड़ रुपए हो चुका है। अभिनेता सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म फतेह का ट्रेलर हुआ जारी। फिल्म 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। और आइए अब जानते हैं मिजाज मौसम। पंजाब में आज शीतलहर और कोहरे का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर में आज कई इलाकों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। यह सिलसिला 26 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, कुपवाड़ा में बर्फबारी के साथ तापमान और माइनस में रहेगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हो तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं आपके शहर का हाल, न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं वाराणसी। वाराणसी में क्रिसमस से पहले के बाजारों में रौनक अब और बढ़ गई है। ऐसे में कल क्रिसमस का त्योहार है, तो वाराणसी में इस समय रौनक बढ़ गई है बाजारों में। आप इस रौनक का आनंद लीजिए। नया साल और क्रिसमस पास ही है। अब नए संकल्पों को निर्धारित करिए। इन संकल्पों को निर्धारित करने के साथ इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत भी करिए, लेकिन ये मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।